स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। और आज हम एक बहुत ही ख़ास चैप्टर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास 8 का साइंस का ये 11 चैप्टर है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, you must have always remembered, don't touch electric points or wires when your hands are wet. So गीले हाथों में आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को, तारों को, बिजली की तारों को नहीं छूना चाहिए। क्या कभी सोचने की कोशिश करी है कि पानी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हम समझते हैं कि पानी जो है, पानी गीले हाथ होते हैं और उससे बिजली का हमें झटका लग सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। बट ऐसा होता क्यों है? आइए आज इसी चीज़ पे चर्चा करते हैं और इस चैप्टर के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इन ऑब्जेक्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी वीआईपी फ्रीवे की तरह पास हो जाती है, यानी कि जैसे फ्रीवे होते हैं, गाड़ी बिना किसी रोक के फटाफट से भागती हुई दौड़ती हुई जाती है। ऐसे ही गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू बहुत आसानी से और फास्ट वे में पास होने देते हैं। बट उसके ऑपोजिट होते हैं पुअर कंडक्टर्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स या वो मटेरियल्स जो इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी रोकते हैं, रुकावट लाते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को आगे मूवमेंट करने के लिए, रोड ब्लॉक्स लेके आते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते, या तो बिल्कुल रोक लेते हैं या बहुत अटक अटक के पास होने देते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को हम पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स भी कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो गुड कंडक्टर्स में आपके मोस्ट ऑफ द मेटल्स आ गए, कॉपर, आयरन, सिल्वर, है ना। ये सारे मेटल्स बहुत अच्छे हैं, इनके थ्रू बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। अगर उसके ऑपोजिट इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देन देयर आर पुअर कंडक्टर्स लाइक रबर, है ना। रबर एक चीज़ है जो अपने थ्रू उसको पास होने नहीं देता है। ये तो थे ऑब्जेक्ट्स के बाद। डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? हमारे जैसे शुरू पे क्वेश्चन था कि क्या पानी में ऐसी क्या खास बात है, या लिक्विड्स में भी क्या अन्य ऑब्जेक्ट्स की तरह ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? तो आइए समझते हैं। लिक्विड्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, गुड कंडक्टिंग लिक्विड्स, है ना, जिनके थ्रू आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और ऑन द अदर हैंड देयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे लिक्विड जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। गुड कंडक्टर्स कौन कौन से हो गए, जल्दी से मुझे बताइए। राइट, है ना, लेमन जूस, विनेगर। ओके, ये जो है आसानी से पास होने देते हैं अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को। अब जल्दी से सोच के बताइए कि कौन से आइटम होंगे जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं, कौन से ऐसे लिक्विड हैं ऐसे। सही जवाब, जैसे कि आपका हनी, है ना, घी, ऑयल, आपका वेजिटेबल ऑयल, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट्स पास नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, एक बहुत ही खास तरह का लिक्विड होता है जिसे कहते तो हम वाटर हैं। पानी के थ्रू हमें पता ही है कि बहुत आसानी से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या प्योर वाटर, अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो मीन्स प्योर वाटर, यानी कि उसका प्योर वाटर का दूसरा नाम है डिस्टिल्ड वाटर। क्या डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? सोचिए, सही कहा, नहीं होगी, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, मीन्स विदाउट एनी कंटामिनेशन इन इट। क्योंकि जो पानी हमें टैप्स के थ्रू मिलता है, इसमें ग्राउंड वाटर के थ्रू कुछ ना कुछ सॉल्ट्स आ जाते हैं, तो वो सॉल्ट्स हमारी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और उस पानी को वो गुड कंडक्टर भी बना देते हैं। बट ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्योर वाटर जिसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, सॉल्ट फ्री होता है, दैट्स वाई इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वहीं पर अगर आप एक ग्लास डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एक चुटकी छोटा सा
नमक मिला दें, है ना, एक चुटकी नमक की कीमत, तो एक चुटकी अगर हम नमक मिला दें तो क्या होगा, सोचिए। राइट, वो डिस्टिल वाटर भी अब गुड कंडक्टर बन जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट इन इट। सो सॉल्ट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट में जो आयन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाने में, उनके चार्ज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सो आइए इस चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि दिवाली में बहुत सारी फेरी लाइट्स चलती हैं, यानी पार्टी लाइट्स हो गई, छोटी छोटी बहुत चमकदार सुंदर सुंदर रोशनी वाली लाइटें होती हैं, उनमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं। बल्ब्स को हम कहते हैं एलईडी बल्ब्स। सो अब एलईडी बल्ब्स में क्या खास बात होती है? एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड्स। सो ये जो लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, इनमें एक बहुत खास बात होती है कि ये थोड़े से यानी छोटू से करंट से भी, यानी वीक करंट से भी ये जल उठते हैं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ा देते हैं। तो जो काम बड़े बल्ब जो होते हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं जल पाते, वही जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो छोटे से इलेक्ट्रिसिटी के करंट के फ्लो में भी जलने लगते हैं। और इसीलिए दिवाली में इन्हें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई घंटे जलना होता है, तो इन बहुत कम करंट खाते हैं, यानी दे कंज्यूम वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बिल भी सस्ता आता है, सो आपके पेरेंट्स भी खुश होते हैं, है ना। तो अब आप याद रखिएगा कि एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड्स आर द गुड फ्रेंड, यानी सुपर हीरोज ऑफ लो और वीक इलेक्ट्रिक करंट। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एलईडी बल्ब्स में जो लॉन्गर लीड्स होती है, लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है जब वो लिक्विड में पास किया जाता है तो कैसे पता चलता है, क्या इफेक्ट दिखाता है ना। यही तो है चैप्टर कि केमिकल इफेक्ट होता है, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है एक कंडक्टिंग सोल्यूशन से। कंडक्टिंग सोल्यूशन ऐसा खास सोल्यूशन है जिसमें पानी और उसके अंदर सॉल्ट और कुछ और चीज़ें डाली जाती हैं, जिससे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। जब एक कंडक्टिंग सोल्यूशन के थ्रू when electricity passes through a conducting solution, वो वहाँ बैठा नहीं रहता, and then it starts a chemical party। तो हमें इस chemical party यानी बूम कैसे पता चलता है कि क्या हो रहा है। सो अब हम जानते हैं ऐसे 3 साइंस जिससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ केमिकल इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है। पहला साइन होता है गैस बबल्स फॉर्मेशन। So when the electricity is passed through a conducting solution, gas bubble formation happens due to the dissociation of the water molecule into hydrogen and oxygen. So hydrogen और oxygen के gas bubbles बनने लगते हैं। Second point is metal deposition। एक एंड के इलेक्ट्रोड से दूसरे एंड के इलेक्ट्रोड पे एक मेटल का डिपोजिशन होता है, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड केमिकल इफेक्ट क्या आता है? चेंज ऑफ कलर, यानी जो कंडक्टिंग सोल्यूशन हमने शुरू में बनाया था उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये 3 साइंस जो है हमें ये बताते हैं दैट सम केमिकल पार्टी इज हैपनिंग व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन। आइए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे समझते हैं कि हमने मान लीजिए एक कंडक्टिंग सोल्यूशन बनाया। अब इसमें कंडक्टिंग सोल्यूशन में हमने कॉपर सल्फेट डाला, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला और कुछ 250 ml पानी लिया एक बीकर के अंदर। 2 कॉपर की प्लेट्स को उसमें असेंबल करके उसको इलेक्ट्रोड की तरह बनाकर हमने उसको एक सर्किट फॉर्म करा, करंट लाइन से वायर से जोड़ दिया। अब जब इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होगा तो जैसे अभी हमने 3 साइंस पढ़े थे, क्या वो 3 साइंस इसमें होंगे? बिल्कुल होंगे। पहला साइन क्या होता है? गैस बबल की फॉर्मेशन, यानी जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होना शुरू होता है तकरीबन कुछ देर में ही उसके अंदर गैस बबल्स यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बबल्स बनने लगते हैं। दूसरी चीज़
दूसरा मेटल डिपोजिशन, यानी जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसका डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ, है ना। तो डिसोसिएशन में कॉपर और सल्फेट अलग हो गया, तो कॉपर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारा जो लिक्विड है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में खास तौर से पढ़ रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड्स जो यूज़ हुई थी, यानी दो कॉपर की प्लेट्स, उसमें पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब करंट पास हो रहा है तो सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर नेगेटिव टर्मिनल के कैथोड पे जमा होना शुरू हो जाएगा, यानी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें डिपॉजिटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ अ मेटल और डिजायर्ड मेटल, यानी जिसकी हमने इच्छा करी है, ऐसा डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल, किसी और मटेरियल के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए, डिपॉजिट किया जाए, इसी मेथड को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। सो इसमें रूल क्या होता है, द रूल इज द मेटल यू वांट टू कोट, फॉर एग्जांपल कॉपर इज एट द पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे अभी हमने जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें पॉजिटिव टर्मिनल पे कॉपर की प्लेट लगी थी, है ना। तो और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी हमने बना दिया था। जो कॉपर ब्रेक डाउन हुआ सॉल्यूशन से, वो कॉपर की नेगेटिव टर्मिनल की प्लेट पे जाने लगा, और जो सॉल्यूशन में कॉपर कम हो रहा था वो कहाँ से पूरा हो रहा था, जो पॉजिटिव टर्मिनल की कॉपर प्लेट थी। यानी जब कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन हुआ तो कॉपर जो है, जो सॉल्यूशन में कॉपर आया, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, कैथोड की तरफ जाने लगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल यानी जो एनोड था, वहाँ से जो कॉपर प्लेट से कॉपर फ्री होकर सॉल्यूशन में आने लगा। तो क्या हुआ, सॉल्यूशन में कॉपर का बैलेंस बना रहा, और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस उसमें चलता रहेगा जब तक कॉपर रिलीज होता रहेगा। यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कंडक्टिंग सॉल्यूशन में कॉपर जा रहा था, और कंडक्टिंग सॉल्यूशन से ब्रेक डाउन होकर कॉपर नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड की तरफ जा रहा था। होप आपको ये एक्सपेरिमेंट जो बुक में दिया है वो अच्छे से समझ आया। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस था ये आया कैसे? In 1800s, a British chemist, William Nicholson, had shown that if electrodes were immersed in water, if a current passed through them, so bubbles of oxygen and hydrogen produced, and oxygen bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery, and hydrogen bubbles formed on the कैथोड और द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। विलियम निकल्सन के प्रोसेस में क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें आपके पॉजिटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन के बबल्स बने, और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल पे आपके हाइड्रोजन के बबल बने। सो इससे हमें बबल फॉर्मेशन और डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल समझ में आया। आइए समझते हैं आगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के इस शानदार प्रोसेस को, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, आपने देखा होगा कि आपकी नई नई जब साइकिल आती है, या नई साइकिल्स, या उनके जो हैंडल्स होते हैं वो बहुत ही चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं। आपके जो डोर नॉब्स होते हैं, बाथिंग जो टैप्स होते हैं, बहुत ही शाइनी होते हैं। अब इनकी शाइन का राज क्या है? तो बिल्कुल सही सोचा आपने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस से ही इनको चमकदार बनाया जाता है। एक मेटल होता है क्रोमियम, जिसकी ये खास बात होती है कि वो करोड नहीं होता, यानी जंग नहीं आता, रस नहीं होता। अब मेटल डोर नॉब्स वगैरह बनते तो आयरन से हैं मजबूती के लिए, तो अब वो दिखने में तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो उसके लिए दोज थिंग्स आर प्लेटेड विद द थिन लेयर ऑफ chromium and they become shiny. So electroplating is a very widely used industrial
process for coating metal objects with thin layer of desired metals. So जैसे अभी हमने क्रोमियम का एग्जाम्पल समझा. So chromium plating is done on many objects like car parts, bath taps, gas burners, bicycle handlebars, wheel rims of vehicles and many other things. अब क्रोमियम बहुत ही शाइनी अपीयरेंस का होता है, वो करोड नहीं होता, उसकी क्वालिटी होती है कि वो रस्ट नहीं खाता. बट क्रोमियम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वी कैनॉट बिल्ड ऑब्जेक्ट्स विद इट. सो एक चीप मेटल से उनको बनाया जाता है एंड लेटर ऑल उसकी कवरिंग करके उसकी लेयरिंग करके डिपॉजिटिंग करके उन ऑब्जेक्ट्स को शाइनी बना दिया जाता है. ऐसे ही आपने देखा होगा फेक ज्वेलरीज के बारे में, जैसे सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज होती हैं, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज होती हैं, सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरीज होती हैं. वो एक्चुअली में सिल्वर या गोल्ड से बनी नहीं होती, सिर्फ उन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू सिल्वर और गोल्ड की एक लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है, जिससे देखने में वो बिल्कुल रियल गोल्ड या सिल्वर की तरह अपीयर होती हैं. सो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होता है, आपने यूज़ किए होंगे कहीं टिन कैंस जो आते हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, फूड मटेरियल्स आते हैं. सो टिन कैंस को फूड स्टोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है. बट क्या आप जानते हैं कि ये जो टिन कैंस होते हैं ये टिन से नहीं बने होते, ये एक्चुअली में आयरन से बने होते हैं, क्योंकि आयरन एक चीपर मेटल है और इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस होते हैं ये कैंस. सो अब क्या होता है, आयरन जो है वो खाने के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए कॉस्ट को कम करने के लिए आयरन से कैन बनाए जाते हैं और उस पर थिन लेयर ऑफ टिन की डिपॉजिट की जाती है, जिससे वो फूड के साथ रिएक्शन करे ही ना. तो अब आपको क्लियर हुआ, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करके चीज़ों को शाइनी, चमकदार और मोर ड्यूरेबल बनाया जाता है. एक और एग्जांपल है, जैसे बड़े बड़े पुल बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं. सो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे आयरन यूज़ किया जाता है. क्या आयरन से बना ही छोड़ दिया जाता है इन ब्रिजेस को, इन ऑटोमोबाइल पार्ट्स को? जी नहीं, आयरन तो रस्ट कहा जाएगा अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा. सो इसीलिए इनके ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिंक की कोटिंग की जाती है. तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि what is actually the process of electroplating is and how it is important for the industrial use, और इसके डेली लाइफ के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं. So in this chapter we understood that how things conduct electricity, what happens when electric current is passed through conducting solutions, and we understood that electricity is more than just sparks, and it's chemistry in motion. If this lesson helped you in any way, please subscribe the channel, share with your friends and like the video. Thank you so much.